नीलपुर नाम के गांव में राजा नाम का एक बछड़ा अपनी गाय मां रानी और नंदी बैल पिता के साथ रहता था। राजा बड़ा ही नटखट और प्यारा था। वो अपनी मां को बड़ा ही प्यार करता था। जहां सब बच्चे आपस में खेलते तो वहीं राजा सिर्फ अपनी मां के साथ ही खेलता और मस्ती करता। वो हमेशा अपनी मां के साथ ही रहता। जहां जहां वो जाती वो उसके पीछे ही रहता। उसे अपनी मां से ज्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी मां को ही करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे भगवान हमसे हमेशा छीन लेता है। कुछ ऐसा ही राजा के साथ भी हुआ। उसकी मां का तेज बुखार के चलते निधन हो गया। मेरी माँ चली गई, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? कौन दूध पिलाएगा मुझे? मेरे साथ कौन खेलेगा? माँ, माँ। इस तरह मां के मरने से राजा बहुत अकेला हो जाता है। राजा कुछ भी खाता पीता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपनी माँ के जाने से मेरा राजा बहुत उदास रहने लगा है। माँ के प्यार और उसके दूध के लिए वो बेचारा तरस रहा है। मुझे उसके लिए कोई नई माँ लानी होगी। यही सोचकर नंदी बैल दूसरी पत्नी घर ले आता है। राजा बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हें दूध भी पिलाएगी। साथ में मैं तुम्हारे लिए भाई भी लेकर आया हूँ जो तुम्हारे साथ खूब खेलेगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। सच में बाबा, ये मेरी नई माँ है और ये मेरा भाई है। आप सचमुच कितने अच्छे हैं बाबा। आपने मुझे उदास देखा और मेरे लिए नई माँ और भाई लेकर आए। राजा बहुत खुश होता है और जाकर अपनी नई माँ के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, माँ, अब मुझे कभी भी अकेले छोड़कर मत जाना। मैं बहुत ही अकेला हो जाता हूँ। यशोमती, ये मेरा बेटा राजा है जिसके लिए मैं तुम्हें लाया हूँ। अब बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है, इसे खुश रखना है, इसे दूध पिलाना है। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। इसके बाद नंदी बैल काम पर चला जाता है। राजा अपने भाई के पास जाकर कहता है, तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम मेरे भाई बनोगे? मेरा नाम डिम्पल है और हाँ, मैं तुम्हारा भाई और दोस्त जरूर बनूंगा। तभी यशोमती उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे ओ अनाथ, कान खोलकर सुन। ना ही मैं तेरी माँ हूं और ना ही ये डिम्पल तेरा भाई। वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? बाबा ने तो कहा था आप मेरी माँ हैं और आप मुझे दूध पिलाएंगी। हा, जैसे कि मेरा अपना बच्चा तो है ही नहीं, मुझे उसे भी तो दूध पिलाना होता है। पहले तो तू अपनी माँ को खा गया और अब तू मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप खाना खाना सीख और हाँ, मुझे माँ कहना बंद करो। मैं सिर्फ डिम्पल की माँ हूँ। पर माँ, वो आपको माँ कहेगा तो इसमें क्या बुराई है? और वो तो मुझसे भी छोटा है। उसे आपके दूध की जरूरत मुझसे ज्यादा है। आप मेरे हिस्से का दूध उसे दे देना। चुप कर तू, आया बड़ा उसका हमदर्द बनने। तू चल मेरे साथ, इस अनाथ को मरने दे यहीं भूखा। कुछ देर बाद यशोमती जब सो रही होती है तो डिम्पल चुपके से राजा से मिलने आता है और उससे कहता है, तू चिंता मत कर राजा, मैं माँ से छुपकर तुम्हारे साथ खेलने आ जाया करूंगा। सच में भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को राजा को बहुत भूख लग रही होती है। वो यशोमती को ढूंढता है तो वो देखता है कि वो अपने बच्चे डिम्पल को दूध पिला रही होती है। ये देख राजा रोने लगता है और यशोमती से कहता है, माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है और माँ के दूध की बहुत याद भी आ रही है। मुझे भी थोड़ा दूध पिला दो ना। अच्छा, तो तू मेरे बच्चे के दूध पर अपनी गंदी और काली नजर लगा रहा है। चल जा यहाँ से, चल जा। राजा रोते हुए वहां से चला जाता है। उधर नंदी अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो राजा पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो तो इस बात से भी बेखबर था कि उसकी दूसरी पत्नी उसके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। यशोमती उसे बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाती थी। वो तो बस उसे रूखा सूखा घास ही खाने को देती है। एक रोज डिम्पल चुपके से एक कटोरे में अपनी माँ का दूध लाकर राजा को पीने को देता है। मैं ये तेरे लिए लाया हूँ। तेरा बड़ा मन था ना दूध पीने का। शुक्रिया भाई,
तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लेकिन तभी वहां यशोमती आ जाती है और अपने पैर से वो दूध से भरा कटोरा फेंक देती है। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं अपना दूध तो क्या पानी भी नहीं दूंगी तुम्हें। बहुत शरारती बच्चे हो, इसीलिए तो तुम्हारी माँ तुमसे परेशान होकर खुद तो ऊपर चली गई और तुम्हें हमारे पास छोड़ गई। राजा को खरी खोटी सुनाकर दोनों माँ बेटे वहां से चले जाते हैं। राजा उस दिन खूब रोता है। क्या सच में माँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत नटखट और शरारती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई और मर गई। शायद नहीं, माँ सही कहती है। राजा यशोमती की बातों पर यकीन कर लेता है कि शायद उसी की वजह से उसकी माँ मर गई। इस डर से उसने यशोमती और डिंपल से भी दूरी बना ली। अब वो दोनों माँ बेटे यानी कि यशोमती और डिंपल को आपस में खेलता देखकर ही दूर से खुश होता रहता। एक रोज यशोमती कहीं गई हुई होती है तो डिंपल राजा के पास आता है। चलो राजा, हम दोनों खेलते हैं। नहीं, मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से कहीं तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। अच्छा, तो तुम अभी तक माँ की बातों को दिल से लगा कर बैठे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तो बस माँ तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए ये सब कह रही थी। तुम तो बहुत अच्छे और प्यारे हो। सच में भाई, चलो फिर खेलते हैं। दोनों पार्क में खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते डिंपल बोरबेल के बने हुए गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ भाई, ये क्या हो गया? रुको, मैं अभी तुम्हें निकालता हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता। फिर राजा जल्दी से यशोमती को बुलाकर लाता है। अगर तू झूठ कह रहा होगा ना तो देख, फिर मैं तेरा कैसा कचुम्बर बनाऊंगी। मैं सच कह रहा हूँ माँ, जल्दी चलो माँ, बाहर बारिश होने वाली है, उस गड्ढे में पानी भर जाएगा। यशोमती उसके साथ उस जगह जाती है जहां वो देखती है कि राजा सच कह रहा है। हाय मेरा बच्चा, ये कैसे हो गया? तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मजबूत रस्सी चाहिए होगी। राजा जल्दी से जाकर एक मजबूत रस्सी ले आता है। फिर यशोमती उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देती है और बारिश आने से पहले ही राजा के साथ मिलकर डिंपल को बाहर निकाल लेती है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई माँ सच कहती है, मैं बहुत अभागा हूँ, तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और शायद आज मेरे कारण ही तुम गड्ढे में गिर गए। अब मैं तुम सबसे सदा सदा के लिए दूर चला जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, अभागी तुम नहीं हो बल्कि अभागी तो मैं हूँ। इसीलिए मैं एक बच्चे का दर्द नहीं समझ पाई। सचमुच बहुत बुरी हूँ मैं। तुम मुझे माँ कहने के लिए तरसते रहे, दूध के लिए तरसते रहे, लेकिन एक मैं हूँ जिसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। आज डिंपल सिर्फ तुम्हारी वजह से सही सलामत है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। अब से मैं तुम्हें भी दूध पिलाऊंगी। आज से मैं तुम्हारी माँ और डिंपल तुम्हारा भाई है। आ मेरे बेटे, मेरे गले लग जा। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और वो उसके गले लग जाता है। उस दिन के बाद राजा को माँ, भाई और बाप सबका प्यार मिलने लग जाता है। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अजी सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो, ये लो खोलो। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते, और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ, एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर
और इसे पहन कर दिखाओ, देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर, ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयां देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहां से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूं, अपना ऑटो बेच देता हूं। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुंचता है। भाई, मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप, ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे केबिन में लेकर आओ। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई, मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ। प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई, मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहां से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो, तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहां राजेश के पास पैसे ना होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है, हर माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुंचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, अब मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयां जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है, पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो,
ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है, और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है।